हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू योर ओन स्कोर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको गोल्ड नंबर के बारे में बताया था, जो कि सरफेस केमिस्ट्री की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कोगुलेशन वैल्यू और हार्डी-शूज रूल के बारे में थ्योरी प्लस बच्चों प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों सीन क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बच्चों पिछले वीडियो गोल्ड नंबर की वीडियो में बताया था कि भाई दो तरीके के कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक, दूसरे होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक तो बहुत ही प्यारे होते हैं क्योंकि यहाँ पे सल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में बहुत जबरदस्त इंटरेक्शन होता है। आप लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं एक प्रेमी जोड़े की तरह से, जहां पे कि सल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चूंकि यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो इनको बनाना आसान होता है। अगर आप किसी कारणवश इनको अलग भी कर देते हैं तो दोबारा से मिलाने पर भी मिल जाते हैं, दोबारा से मिलाने पर भी इनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। वहीं दूसरी तरफ बच्चों सारा का सारा खेल, सारी की सारी केमिस्ट्री किस पे लगती है? लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में लाइकिंग नहीं है। इनफैक्ट दे हीट ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को कैसे मिलाएं, हम कैसे लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करें। दोस्तों इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ बेसिकली जुगाड़ तरीके होते हैं जिनसे कि हम लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को बना लेते हैं। इनमें कुछ अलग अलग बच्चों कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, या फिर बच्चों कुछ नेम स्टैंडर्ड तरीके होते हैं जैसे कि पेप्टाइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सभी फंडों में बच्चों एक ही कंसेप्ट होता है। लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को बनाने का बेटा सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या कि हमें किसी भी तरीके से लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जनरेट करना है क्या? चार्ज। क्योंकि अगर बेटा लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल जो कि सॉल्वेंट को लाइक नहीं करते हैं, अगर वो न्यूट्रल होंगे तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे सारे लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल सॉल्वेंट से दूर होकर के आपस में मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जो कि सस्पेंशन की फॉर्म में नीचे फाइनली प्रेसिपिटेट कर जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को कैसे भी करके बेटा प्रिपेयर करें और उनको स्टेबल रखें। तो ऐसे में आपको एक ही चीज करनी है, क्या? आपने किसी भी तरीके से, चाहे प्यार से, चाहे जोर लगा के लायोफोबिक पार्टिकल्स के ऊपर जनरेट करना है क्या? चार्ज। और यही चीज करके हम लोग लायोफोबिक पार्टिकल्स को, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को स्टेबलाइज करते हैं। अब जब हमने लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर लिया है, अलग अलग लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस के ऊपर बेटा अलग अलग चार्ज होता है। चार्ज तो होएगा ही, बिना इसके स्टेबल हो ही नहीं सकते, बिना इसके प्रिपेयर हो ही नहीं सकते, बिना इसके इनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। अब बेटा अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशंस के ऊपर अलग अलग चार्ज होता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है। पहले बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल की। दोस्तों इसमें हमारे पास कुछ फेमस मेटल हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि बहुत बहुत फेमस होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट बच्चों पानी में सॉल्युबल नहीं है और इनके ऊपर बेटा प्लस चार्ज होता है, क्योंकि ये अपनी सतह पर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन को एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन, जो कि एक लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो भी बेटा हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल की बात करें तो बहुत ही फेमस मेटल सॉल्ट जैसे कि गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये हमारे बहुत ही फेमस नेगेटिवली चार्ज लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी बेटा सल्फाइड सॉल्ट्स हैं वो भी बेटा लायोफोबिक में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब हम ये जान गए हैं कि लायोफोबिक के ऊपर चार्ज है और ये चार्ज का रूप भी अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है ये भी हम समझ गए हैं। अब इसको अगर हम बच्चों विजुलाइज करें, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फेरिक हाइड्रोक्साइड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये अपनी सतह पे पॉजिटिवली चार्ज फेरिक आयन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस कारण से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो यहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब बेटा सीन क्या होता है, अगर हम किसी भी बेटा लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, अगर हम किसी भी लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि सॉल्ट के अपोजिटली आयंस पार्टिकल्स हमारे लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडल सॉल्यूशन, जहां पर कि फेरिक हाइड्रोक्साइड आयंस के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर अगर हम NaCl का सॉल्यूशन ऐड कर दें थोड़ा एक्सेस में,
तो बेटा एक्सेस में NaCl का सोल्यूशन ऐड करने से क्या होगा, NaCl के जो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मतलब जो लायोफोबिक के ऊपर चार्ज है उसके अपोजिट चार्ज वाले पार्टिकल, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में प्लस चार्ज है तो NaCl के नेगेटिवली चार्ज मतलब क्लोराइड आयन। सो अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडल सोल्यूशन में NaCl ऐड करते हैं तो NaCl के क्लोराइड आयंस हमारे लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के साथ चिपक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों इस फिगर में हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चों क्लोराइड आयन हैं वो फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन के चारों तरफ उन्होंने एक लेयर बना ली है। क्यों? क्योंकि इनको जहां प्लस चार्ज दिखेगा और बड़ा प्लस चार्ज दिखेगा, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो जैसे ही बच्चों इनको बड़ा प्लस चार्ज दिखेगा ये तुरंत बच्चों उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ऐसे में क्या होगा, आप बच्चों यहाँ पर दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स को देख रहे हैं और ये आपस में बेटा अभी थोड़ी दूरी पे सेपरेटेड है। सबसे पहले हमारे पास बच्चों मौजूद है क्या, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की लेयर जो कि कोलोइडल पार्टिकल की है, कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर मौजूद फेरिक आयन है, और दूसरी तरफ एडिड इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस। दोस्तों यहाँ पर ये जो दो लेयर्स हैं, दोस्तों यहाँ पर ये जो दो लेयर्स हैं, इन दो लेयर्स के ऊपर अपोजिट चार्ज है, एक लायोफोबिक पार्टिकल के ऊपर चार्ज की लेयर और दूसरा एडिड इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज आयंस की लेयर। इन दोनों अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों लेयर्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसे कहते हैं क्या, जीटा पोटेंशियल। ये हमारा एनसीईआरटी का और सरफेस केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव टर्म है जिसको कि आपने बेटा डेफिनेटली याद रखना चाहिए। जीटा पोटेंशियल क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स की लेयर के बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये दो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स की लेयर कैसे आई, अभी अभी मैंने आपको इसका फंडा बताया। अब ये तो बेटा जीटा पोटेंशियल की बात हो गई। अब जब हमने अपने लायोफोबिक के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट आयंस इस चार्ज पार्टिकल से चिपक करके इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, और जैसे ही लायोफोबिक पार्टिकल का बेटा चार्ज खत्म हो जाएगा दे विल बिकम न्यूट्रल, और न्यूट्रल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, स्लोली दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड दे विल बिकम सो मैसिव दैट दे विल अंडरगो प्रेसिपिटेशन। और इसी प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन या फिर फ्लॉकुलेशन। सो बेटा कोगुलेशन या फ्लॉकुलेशन कुछ और नहीं बल्कि लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के प्रेसिपिटेशन को कहते हैं। और ये कैसे अचीव किया जाता है, सिंपली बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, सिंपली बाय एडिंग सॉल्ट सोल्यूशन। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल होता है फिटकरी का केस। अगर हम बच्चों फिटकरी अपने ब्लड में अगर लगा दें, हमारे अगर गाल में शेव करते समय अगर कहीं पर भी कट लग जाता है तो हम फिटकरी लगा देते हैं, क्योंकि फिटकरी जो कि हमारा एक पोटाश एलम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बहुत अबंडेंस में है। तो इसमें से ब्लड जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल्यूशन है, इसमें से बेटा फिटकरी के जो नेगेटिव आयंस हैं ये ब्लड के पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करके उसको प्रेसिपिटेट कर देते हैं। इसी कारण से फिटकरी लगाने से हमारी ब्लीडिंग बच्चों रुक जाती है। यही काम फिटकरी, अगर हम फिटकरी को किसी गंदे पानी में भी डाल दें, अगर हम किसी नाले के पानी में बेटा फिटकरी को डाल दें तो भी हम इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, फिटकरी पानी को साफ करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन कोगुलेशन कंसेप्ट। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कंसेप्ट होते हैं जिसके ऊपर सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। बेटा पहला कंसेप्ट होता है हमारा कोगुलेशन का, कोगुलेशन वैल्यू का। सो यहाँ पे बेटा सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है कोगुलेशन वैल्यू का। ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर गोल्ड नंबर जैसे ही सवाल आते हैं। सो पहला चीज व्हाट इज कोगुलेशन फिनोमेना, जो कि मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। सो प्लीज यू नीड टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑफ कोगुलेशन वैल्यू। व्हाट इज कोगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू से मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल्स हमको चाहिए, उस इलेक्ट्रोलाइट के बेटा कितने मिलीमोल्स हमको चाहिए टू कैरी आउट प्रेसिपिटेशन ऑफ 1 लीटर कोलोइडल सोल्यूशन इन 2 आवर्स। सो 1 लीटर कोलोइडल सोल्यूशन के 2 घंटे में प्रेसिपिटेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल्स चाहिए, उसको हम उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन वैल्यू कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज्यादा है, जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन वैल्यू जितनी ज्यादा है, मतलब आपको उस इलेक्ट्रोलाइट के उतने ज्यादा मिलीमोल ऐड करने पड़ते हैं कोगुलेशन कराने के लिए। सो दैट मीन्स उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर
या फ्लॉकुलेशन पावर उतनी ही कम है, क्योंकि ज्यादा मोल डालने के बाद जाकर के वो प्रेसिपिटेशन कैरी आउट कर रहा है। तो यहां पर भी बच्चों हमको ध्यान रखना है कि कोगुलेशन वैल्यू जो कि क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल, जो कि हम 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन में डालते हैं टू कैरी आउट प्रेसिपिटेशन इन 2 आवर। सो बेटा यहां पर ध्यान रखना है कि कोगुलेशन वैल्यू कोगुलेशन पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके ऊपर सवाल दोस्तों, इस कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों लेट से हमारे पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, उस कोलोइडल सॉल्यूशन में हम NaCl के द्वारा कोगुलेशन करा रहे हैं और हमें इस प्रोसेस के लिए NaCl के 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसी चीज को MgCl2 से कराते हैं तो MgCl2 में हमें उसके 1 मोल की जरूरत पड़ती है। अब NaCl में आपने 2 मोल डाले हैं तो इसमें कोगुलेशन वैल्यू मोल में नहीं एक्सप्रेस करते, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमोल में। सो अगर आपने NaCl के 2 मोल डाले हैं तो मतलब उसके मिलीमोल 2000 है। वहीं MgCl2 के अगर आपने 1 मोल डाला है तो उसकी मिलीमोल्स 1000 है। सो NaCl के लिए कोगुलेशन वैल्यू होगी 2000, वहीं MgCl2 के लिए कोगुलेशन वैल्यू होगी 1000। अब इसमें बेटा फंडा समझिए, MgCl2 के आपको कम मिलीमोल ऐड करने पड़ रहे हैं। MgCl2 के मैं यूं कहूं कम मिलीमोल से ही आपका कोगुलेशन हो जाता है। सो अगर MgCl2 की थोड़ी मात्रा से ही कोगुलेशन हो जा रहा है तो इसका बच्चों मतलब ये है कि MgCl2 के थोड़े से मोल ही कोगुलेशन कराने में सक्षम है, उनकी कोगुलेशन पावर, उनकी फ्लॉकुलेशन पावर ज्यादा है। तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोगुलेशन वैल्यू जितनी कम होती है उसकी प्रेसिपिटेशन पावर या कोगुलेशन पावर या फ्लॉकुलेशन पावर उतनी ही ज्यादा होती है। जिस तरह से गोल्ड नंबर और प्रोटेक्शन पावर में फंडा था, उसी तरह से बेटा यहां पर कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर में बच्चों फंडा होता है। ठीक है, सो कोगुलेशन वैल्यू का कंसेप्ट हम लोग समझ गए एंड कोगुलेशन पावर का भी कंसेप्ट हम लोग समझ गए। अब इसी में दोस्तों एक दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा हार्डी शूज रूल का, उसको भी बेटा जल्दी से जान लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर भी पास में काफी सारे सवाल बने हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू हार्डी शूज रूल हमको क्या कहता है बेटा, जैसा मैंने आपको बताया कि लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में कोगुलेशन में हम लोग अल्टीमेटली लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब बेटा न्यूट्रलाइजेशन एक तरह से टाइट्रेशन जैसा ही फंडा होता है, जैसे एक H+ को एक OH- न्यूट्रलाइज करता है, उसी तरह से कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर जो भी चार्ज है उस चार्ज को उतने ही मैग्नीट्यूड के नेगेटिव आयंस न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हार्डी शूज अंकल ने इसी कंसेप्ट को समझने के बाद अपना एक नाम अमर कर दिया, अपने नाम पे एक रूल निकाल दिया और ये रूल कहता है कि अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बच्चों, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एडेड इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयंस की वैलेंसी देखनी होगी। जिस एडेड इलेक्ट्रोलाइट में नेगेटिव आयंस की वैलेंसी जितनी ज्यादा है उस एडेड इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेशन पावर उतना ही अधिक होगा, क्योंकि उसके कम मिलीमोल से ही हम लोग उस चार्ज को जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग किसी नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जैसे किसी सल्फर कोलोइड की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे में जिस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस की वैलेंसी जितनी अधिक है तो उस इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेशन पावर उतनी अधिक होगी, क्योंकि अधिक वैलेंसी वाले पॉजिटिव आयंस उस नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को कम मात्रा में ही न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बेटा लेट से हमारे पास अगर कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर टोटल +10 चार्ज है, बच्चों ध्यान से समझना, अगर हमारे एक कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर +10 चार्ज है तो इस +10 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें NaCl के -10 क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी या फिर 10 क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ेगी। और वहीं इस +10 चार्ज के कोलोइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट के सल्फेट आयन की सिर्फ 5 यूनिट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 सल्फेट आयन में -10 चार्ज होगा जो कि +10 चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो सर्टेनली सल्फेट आयन की कोगुलेशन पावर अधिक होगी, क्योंकि उसके कम मोल से ही काम बन जाएगा। वहीं NaCl की कोगुलेशन पावर ज्यादा कम होगी, क्योंकि उसके ज्यादा मोल की हमको जरूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे सारा का सारा फंडा रहता है। ठीक है, सो इस हार्डी शूज रूल को लगाने के लिए हमें जरूरत किस चीज की पड़ती है बेटा, हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हमें
कोलोइडल सोल्यूशन का चार्ज पूरी तरह से पता होना बहुत बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमको कोलोइडल सोल्यूशन का चार्ज नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन की वैलेंसी देखनी है या फिर नेगेटिव आयन की वैलेंसी देखनी है। तो इसीलिए मैंने आपको कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज पहले भी बता दिया और ये चार्ज आपको एनसीईआरटी में भी बेटा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं और न्यूमेरिकल्स करके अपनी प्रैक्टिस को सॉलिड करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन हीमोग्लोबिन के सॉल्यूशन को कोगुलेट कर पाएगा। सो बेटा हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करेगा, वो कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो हीमोग्लोबिन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, हीमोग्लोबिन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और इसमें दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक सल्फाइड, क्योंकि सारे के सारे सल्फाइड सॉल्ट नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करेंगे, कोगुलेट कराएंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल। देखिए हमको अगला सवाल मिल रहा है कि किस केस में हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर पाएंगे, किस केस में हम लोग नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। देखिए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में अगर हम KI डाल दें, अगर हम बच्चों सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में KI डाल दें तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा जो कि येलो कलर का होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स के ऊपर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आयोडाइड के बेटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज को एब्जॉर्ब कराना है। इस प्रक्रिया को हम लोग पेप्टाइजेशन मेथड कहते हैं, जो कि लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का एक बहुत ही जाना माना तरीका होता है। इन केस ऑफ पेप्टाइजेशन हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके उसको कोलोइडल सॉल्यूशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ऐसे में समझिए, अगर आप सिल्वर आयोडाइड को नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब कराना होगा, और आयोडाइड आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कि सिल्वर नाइट्रेट की तुलना में आयोडाइड की कंसंट्रेशन अधिक हो। सो अगर हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हैं जहां पे सिल्वर नाइट्रेट के मिलीमोल की तुलना में KI के मिलीमोल्स अधिक हैं, क्योंकि अधिक KI में आयोडाइड भी अधिक होगा, तो ऐसे में हमारा KI बच जाएगा, कुछ KI AgI बनाने में कंज्यूम हो जाएगा और कुछ KI बच जाएगा, और ये जो रिमेनिंग KI है इसमें से कुछ आयोडाइड आयन सिल्वर आयोडाइड के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे बिकॉज ऑफ कॉमन नेचर ऑफ आयन। तो इन चारों में बच्चों अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 10 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पर भी 10 मिलीमोल KI है, यहाँ पर 10 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे 10 मिलीमोल KI है, यहाँ पे 10 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे सिर्फ 5 मिलीमोल KI है। सो ऊपर के तीनों ऑप्शन में या तो सिल्वर नाइट्रेट KI बराबर है या फिर सिल्वर नाइट्रेट अधिक है, KI कम है। हमको जो ऑप्शन चाहिए वो चाहिए जिसमें सिल्वर नाइट्रेट की तुलना में KI अधिक हो, क्योंकि अधिक KI से ही हमको अधिक आयोडाइड आयन मिलेंगे जो कि एड्सॉर्प्शन के द्वारा नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करेंगे, और वो बेटा ऑप्शन अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी में हम अगर देखें तो हमको 10 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट की अपेक्षा में हमको 15 मिलीमोल, दोस्तों हमको 15 मिलीमोल KI दिया गया है, तो ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इन 3 इलेक्ट्रोलाइट में से वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कोलोइडल सॉल्यूशन। बेटा जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं दे ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब चूंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसमें एनायन के ऊपर वैलेंसी अधिक हो, क्योंकि अधिक चार्ज वाला एनायन ऐसे पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल को कम मिलीमोल्स में ही प्रेसिपिटेट करा देगा। सो अगर हम NaCl में देखें तो एनायन की वैलेंसी -1 है, पोटेशियम फॉस्फेट में एनायन की वैलेंसी -3 है, ये हमारा फेरिक सल्फेट में एनायन की वैलेंसी -2 है, और कैल्शियम क्लोराइड में एनायन की वैलेंसी -1 है। तो सबसे अधिक वैलेंसी वाला एनायन हमको
पोटेशियम फॉस्फेट के केस में मिलता है तो यहाँ पे हमको पोटेशियम फॉस्फेट की बहुत ही कम मिलीमोल्स की आवश्यकता पड़ेगी फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इस केस में दोस्तों हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी पोटेशियम फॉस्फेट। दोस्तों चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, ये जो सवाल है ये है तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल, लेकिन अगर हम बच्चों इस सवाल को प्रॉपरली पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों ऐसे केस में हम इस सवाल में बेटा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब तक आप कंसेप्ट को बेटा पूरी तरह से जानेंगे नहीं तब तक बेटा आप एग्जाम में रटी रटाई चीजों से काम नहीं कर पाएंगे, और यही चीज बच्चों हमको ध्यान देने की होती है। सो बेटा इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो हमको देखिए क्या दिया जा रहा है, हमको आर्सेनिक सल्फाइड के कोलोइडल सोल्यूशन दिया है और उसमें HCl की कोगुलेशन वैल्यू है 30 मिलीमोल। मतलब आर्सेनिक सल्फाइड जो कि एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल्यूशन होता है, ये बात आप और हम दोनों लोग अच्छे से जानते हैं। सो आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें HCl के 30 मिलीमोल की आवश्यकता है। ठीक है, सो 30 मिलीमोल HCl में बेटा 30 मिलीमोल H प्लस है, क्योंकि HCl में जो काम की चीज है वो है H प्लस। सो 30 मिलीमोल H प्लस से अपना काम हो जाता है, हमारा 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन प्रेसिपिटेट होता है। 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल्यूशन प्रेसिपिटेट होता है। अब अगर हम यही प्रेसिपिटेशन H2SO4 से करें तो बेटा H2SO4 चूंकि 2 H प्लस देता है तो यहां पर हमको 30 H प्लस के लिए सिर्फ 15 मिलीमोल H2SO4 से अपना काम हो जाएगा। 15 मिलीमोल H2SO4 से अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हर एक H2SO4 2 H प्लस देता है। सो ऐसे में 15 मिलीमोल H2SO4, ऐसे में दोस्तों 15 मिलीमोल H2SO4 में 30 मिलीमोल H प्लस मौजूद होगा। अब बेटा ये जो रिक्वायरमेंट है, ये जो कैलकुलेशन है, ये 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड के लिए है, लेकिन हमको सवाल में 250 ml, हमको बेटा सवाल में 250 ml सोल्यूशन को प्रेसिपिटेट कराना है। सो 250 ml के लिए ये वैल्यू भी हमारी 1/4 हो जाएगी। सो 15/4 मिलीमोल H2SO4 अपन ने चाहिए, 15/4 मिलीमोल H2SO4 चाहिए। अब बेटा 15/4 मिलीमोल H2SO4 का वेट कितना होगा ये निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो 15/4 मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल, और हर एक मोल H2SO4 का वेट होता है 98 ग्राम। और इस वैल्यू को अगर हम बेटा मोटे मोटे तौर पे सॉल्व आउट करेंगे, सो हम 98 को अगर हम रफली 100 ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन, तो ये 100 लेने पर ये वैल्यू 10⁻⁻1 हो जाती है और ये वैल्यू 3.75 है। सो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.375 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू दोस्तों हमारी नियरली 0.375 ग्राम के आसपास होती है, और चूंकि हमने 98 को 100 लिया है तो ये वैल्यू रियलिटी में थोड़ी सी उससे कम ही होगी। सो 0.37 दोस्तों हम लोग यहाँ पर आंसर लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व होता है। सो इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपने इस आज के इस कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन पावर एंड हार्डी-शील्ड रूल के इस वीडियो को खत्म करते हैं, और बहुत जल्दी इस वादे के साथ जाते हैं कि बहुत जल्दी दोस्तों आपके साथ मुलाकात होगी एक दूसरे कंसेप्चुअल टॉपिक के वीडियो के साथ, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।